नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने भरोसे के परिचयक डिजिटल प्लेटफॉर्म एम स्टडी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षण अभिवृत्ति व शिक्षण अभिरुचि जो कि पीटीटी और बीएसटीसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी ये आज हमारी अनवर्त चौथी क्लास है। और इस क्लास में आप कंटिन्यू बने रहें और अंत तक 25 प्रश्नों की श्रृंखला में अंत तक आप अपने प्रश्नों को देखें और जवाब अवश्य देते रहें। हाँ जी, तो लीजिए आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पर है। और मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन को थोड़ा साफ कर दीजिए और पूरे के पूरे 25 प्रश्नों को आप हल कर दीजिए। तो लीजिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान क्या होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको सारी चीज समझ में आनी चाहिए। प्रश्न क्या है, पूर्ण अनुशासित कक्षा का मतलब क्या है। पहला, छात्रों की पठन पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि व शांतिपूर्ण भागीदारी, या कक्षा में छात्रों का अपने कर्मों में लगा रहना होना, या कक्षा में पूर्ण खामोशी होना, या इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब देंगे। कंप्लीट अनुशासित कक्षा की बात हो रही है और इस कंप्लीट अनुशासित कक्षा के अंदर यदि पठन और पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि और शांतिपूर्ण भागीदारी हो रही है, इट मीन्स आपका क्या है, कंप्लीट अनुशासित है क्लास। आगे आपके समझ में आपका भी जवाब यही है। बहुत अच्छी बात है। तो लीजिए साहब, अगला आज का हमारा प्रश्न है। अब से पहले 3 वीडियो आप लोगों को मिल चुके हैं जिसमें 25-25 प्रश्नों की श्रृंखला है। आज ये चौथा वीडियो है जिसमें 76 से लेकर के 100 प्रश्न हम करने वाले हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में है, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है। शिशु, छोटा सा टाबर जो ऐसे हुआ करता है ना, उसकी बात हो रही है। स्त्रियां भी शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती है। शिशु शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति उपयुक्त है। शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होती है, या शिशु शिक्षा के लिए उसकी माँ के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए। छोटा सा टाबर, उसके लिए आपका क्या जवाब होने वाला है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब आप सुनिए। यहाँ पर इसका जवाब जो होगा, प्यारे विद्यार्थियों गौर से सुनना, स्त्रियां भी शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती है। तो फिर आप कहेंगे कि मां नहीं हो सकती है क्या। याद रखना, काफी छोटे छोटे टाबर होते हैं ना, उनकी तो परवरिश मां न करके दादी करती है, काकी करती है ना। पड़ोस की जो भी महिला वो करती है, तो वो तो माँ हुई नहीं ना। इसका मतलब स्त्रियां कोई सी भी हो सकती है, दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, भाभी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, लेकिन स्त्रियां छोटे टाबरों के लिए अच्छी शिक्षिका होती है। जवाब सही है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य है। अगला प्रश्न, स्पीड से चलने दो, आज कमेंटों की तरफ ध्यान नहीं, आज स्पीड से जवाब की तरफ ध्यान दो कि इस प्रश्न का क्या जवाब होने वाला है। हाँ जी, विद्यालय में अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए, क्या करना चाहिए। पहला, शिक्षकों को अपने पक्ष में कर लो, नहीं सॉरी, छात्रों को अपने पक्ष में कर लो, या अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखो, या अपने अधिकारियों से संपर्क में रहो, या साथियों का बड़ा समूह बना लो। लड़ाई थोड़ी लड़नी है जो विद्यार्थियों का या बड़ा समूह बना लिया या टीचरों का एक समूह बना लिया, नहीं। अच्छी शिक्षण व्यवस्था यदि आप करवाएंगे तो छात्र आपके पक्ष में रहेंगे, और छात्र आपके पक्ष में रहेंगे तो आपका उस विद्यालय में श्रेष्ठ स्थान रहेगा। ये प्रैक्टिकल जीवन में लागू होगा, जब आप शिक्षक बनेंगे उस समय लागू होगा। तो आपका इसका जवाब क्या देंगे कि छात्रों में अपना पक्ष, छात्रों को अपने पक्ष में कर रहे हैं। और छात्र ऐसे कहने से, बहलाने फुसलाने से पक्ष में नहीं होते। उनके ऊपर टीचिंग पावर की जो कमांड है ना, वो मजबूत होनी चाहिए। हाँ, आइए अगला प्रश्न, त्रिभाषा फार्मूला किसने दिया। इसको आपको कभी पढ़ा नहीं है आपने, कोई नहीं। ये आपको सारे के सारे जो आयोग है ना, वो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में पढ़वा दिया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला जो है राधा कृष्णन आयोग ने दिया है, और भी जैसे मुदालियर आयोग है, बेसिक शिक्षा है, कोठारी आयोग है, ये आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, डेप्थ में पढ़ाए जाएंगे। अभी तो आपको इतना याद रखना है, त्रिभाषा फार्मूला का संबंध किससे, राधा कृष्णन आयोग से। आइए
एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन के दौरान शरारतपूर्ण व्यवहार के कारण मेरी परेशानी का कारण बन जाता है, तो मैं कक्षा को बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा है, छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा, या उसको सहज रूप में से लूंगा, या फिर उसे दंड दूंगा, पीटूंगा, डांटूंगा, कुछ भी, जो भी आपकी इच्छा हो। क्या करने वाले हो? शरारती बालक है ना, वो जन्मजात शरारती नहीं होता है बालक। बालक तो सारे ही जो छोटे होते हैं ना, वो एक जैसे होते हैं, शरारत बाद में करना स्टार्ट करते हैं। तो हो सकता है उसके सामने कोई ऐसी शरारत करने जैसी मजबूरी हो, तो उसको बुलाओ और उसको बुला करके पूछो, भाई दादा क्या मामला है। बालक बहुत लंबी लंबी फेंकता है, तो आप उसको समझने के लिए, सुनने के लिए भी तत्पर रहना। तो आप उसकी शरारत के बारे में उसको बुला करके और आराम से समझाओ कि बाबा ऐसा नहीं है, आपका परिवार ऐसा नहीं है, आप भी ऐसे नहीं हो, ऐसा नहीं करना चाहिए आदि। समझाने का तरीका आप बेहतरीन तरीके से जानते हो कि कैसे समझाया जाता है टाबरों को। आइए अगला प्रश्न, छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करेंगे? आप मतलब शिक्षक हो आप, भूल मत जाना, मैं बार बार आपको अपना जमीर याद दिला रहा हूं कि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते इन प्रश्नों का जवाब दे रहे हो। अभी हो नहीं, परंतु मान लीजिएगा। हाँ, छात्रों की समस्या को जानने के लिए आप क्या करेंगे? पहला, खुद छात्र बनकर के उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं, या छात्रों की पिटाई करके उनकी समस्या को समझ सकते हैं, या आत्मीय संबंध बना लेंगे, या अरे आजकल वो जमाना गया जब डर से समझा देते थे, भय से समझा देते थे, दंड से समझा देते थे। आजकल तो प्यार प्रेम से समझाया जाता है एक दूसरे को, वरना टाबर समझते नहीं है, वो आपको समझा जाए। तो बालकों से कैसा आत्मीय संबंध बना लो, ताकि उनकी समस्याओं को समझने में आसानी रहेगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। आ रहा है समझ में? यदि आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर मारते चलो, और नहीं आ रहा है तो चुपचाप सुनते चलो और पुरानी वीडियोस को अवश्य देख लेना। क्योंकि यदि आपने अध्यापकीय अभिवृत्ति और अभिरुचि यानी शिक्षण अभियोग्यता का इस पार्ट में यदि लीड नहीं ली, तो याद रखना आपका इस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर वंचित होना लिखा हो जाएगा। हाँ, आइए अगला प्रश्न, किसी शिक्षक की समकक्षता की जांच किस आधार पर की जा सकती है? यानी शिक्षक शिक्षक से शिक्षक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? शिक्षक से शिक्षक की बात हो रही है कि किसी भी शिक्षक की शिक्षक से तुलना कैसे करेंगे? तो आजकल क्या होता है कि कौन सा टीचर कौन सी पुस्तक, क्या नॉलेज उसमें लिख रखी है, क्या कंटेंट उसमें लिख रखा है, उस आधार पर उसकी परख की जा सकती है। तो इसका जवाब ए होगा। बच्चे एक टीचर का आकलन नहीं कर सकता, टीचर टीचर का कर सकता है कि हाँ इसमें कितना दम है ना। ये अनुभव और ये सारी चीजें व्यक्तित्व काम नहीं करेगा इसमें। उसकी समकक्षता इक्वलिटी की बात हो रही है, और वो भी एजुकेशन की बात हो रही है। इक्वलिटी का मतलब लंबाई में, मोटाई में, उसमें नहीं हो रही है, काले गोरे में उसमें नहीं हो रही है ना। इसका जवाब ये होगा भाई। आइए अगला प्रश्न, आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं? क्यों का जवाब यदि आपने दे दिया तो मजा आ गया। आत्म संतुष्टि के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, या छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। समाज में प्रतिष्ठा बन जाएगी, आप मास्टर या मास्टरनी कहलाओगे, है ना। जैसे विकास कुमावत है, तो विकास कुमावत का क्या बोलेंगे? विकास जी कुमावत जी, है ना। 2-3 दिन से विकास कुमावत बहुत चर्चा में है भाई, सारे विद्यार्थियों की चर्चा में। हाँ, खुश हो गया तो विकास जी देखो। आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहेंगे? तो याद रखना, एक अच्छा शिक्षक वही है जो शिक्षार्थियों से भी सीखता है, यानी नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए शिक्षण व्यवसाय सर्वोपरि माना जाता है। जवाब सी। हाँ, अगला, कक्षा में छात्रों की शारीरिक भाषा पर नजर रखने से हम यह जान सकते हैं कि कौन बच्चा कक्षा में तनावग्रस्त है, कौन बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, कौन बच्चा आगे चलकर क्या कर सकता है, या सभी। दोबारा सुनिए भाई, ये 84वां जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही जवाब देंगे भैया। 84वां प्रश्न बहुत
हाँ, मैं 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूँ दबा के, तब तक आप लाइक और शेयर जिन लोगों ने नहीं किया ना, वो कर लें भाई। इसका न कोई पैसा लग रहा है, न कोई टका लग रहा है, और आप इसका दबा के शेयर कर दो, दबा के कर दो भैया, मजा आ जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, सबको मजा आ जाना चाहिए भैया। हाँ, तो इस प्रश्न का जवाब दो। कक्षा में बच्चों की शारीरिक भाषा पर नजर जमाए हुए हो, तो आप उस आधार पर क्या जान सकते हो? बच्चे खेलते कूदते रहते हैं ना, तो कई बार शिक्षक कुर्सी लगा करके और उनको मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ये नहीं देखते वो अच्छा खेल रहा है, बुरा खेल रहा है। वो ये देखते रहते हैं कि बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, लगा रहा है। उसकी शारीरिक एक्टिविटी, जब जैसे कोई बच्चा लिख रहा है पढ़ाई के दौरान, कक्षा के दौरान आप पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, लिखवा रहे हो, तो आप उसकी एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि उसका पढ़ाई में ध्यान है या नहीं है। आजकल तो मोबाइलों में ध्यान होता है। अब आज चला करके मोबाइल देख रहे हो, घर वाले भी देखो आपको कितना, मतलब कितनी बड़ी छूट दे रखे हैं कि आप मोबाइल चला लो, वरना तमाचा पड़ जाए मोबाइल चला ले पढ़ाई के दौरान। तो इस समय तो आपको चला करके मोबाइल की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो याद रखना, कौन सा बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, तो उसकी शारीरिक एक्टिविटी के माध्यम से आप पता कर सकते हो, जान सकते हो। जवाब भी सही है भाई, बहुत अच्छा। कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आंखों पर बहुत दबाव डालता है, उसकी इस कठिनाई को क्या मानेंगे? ऐसे मेरी इस तरफ देखो, ऐसे देख रहा होगा, ऐसे ऐसे मेरी तरफ बहुत गौर करके देख रहा होगा, गूर करके देख रहा होगा। आप देखो इसका 4 ऑप्शन। यदि उसकी आदत हो गई है, यह उसकी क्या हो गई आदत, ये शरारतन ऐसा कर रहा है, या उसकी आंखें कमजोर पड़ गई है, या उसे पढ़ना नहीं आता। बोलो क्या करने वाले हो? आदत पड़ गई। क्या कहने वाले हो? आदत पड़ गई। बहुत सारे टावरों की तो आदत पड़ जाती है, या तो पास में ला करके पढ़ेंगे, या बहुत दूर से पढ़ेंगे, और काफी तो ऐसे पढ़ेंगे बिल्कुल जैसे आंखों में मतलब इनको दिखाई नहीं दे रहा हो, इनकी आईसाइट वीक हो गई हो, चश्मा की आवश्यकता पड़ गई हो, ऐसा महसूस करवाएंगे। ये आदत है उन छोटे बालकों की। तो आप ऐसी आदतों को बालकों से छुटकारा दिलवाएंगे, आप एक बेहतरीन शिक्षक बनेंगे। आइए अगला प्रश्न। देखो मैं स्पीड से इसलिए ले रहा हूँ, क्लास को याद रखना। शाम का समय, सोने का समय, और गर्मियों के दिन है, परेशान होने की आवश्यकता है नहीं आप लोगों को। केवल मेरी द्वारा पढ़ाई गई जानकारी को एक बार पढ़ लो, एक बार रिवीजन कर लो, हो गया काम। शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे? ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, मातृभाषा का प्रयोग न करने वालों को दंड देंगे, या उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे, या अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने वाले छात्रों को कक्षा में पीछे बैठने को कहेंगे। शुद्ध मातृभाषा का प्रयोग करने वालों के साथ में आप कैसा व्यवहार करेंगे? तो याद रखना, मोटिवेट करो उनको, उनको पुनर्बलन मिलना चाहिए, रीइंफोर्समेंट, समय समय पर। चाहे एक पेन ही दे दिया जाए गिफ्ट में, लेकिन दो, उससे मोटिवेट होते हैं बालक, और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है। आज लाइट आपके पड़ोस में नहीं जल रही है, जलाओ ना इस लाइट को, सामने से उजाला कम आ रहा है, देखो। हाँ, जलाओ भाई जलाओ। और प्रश्न नंबर 87 पे ले आप देखें, जलाओ। हाँ, अंधेरा हो गया देखो चारों तरफ। हाँ जी। शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से, अरे वाह मजा आ गया। शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से, हाँ चमक गया ना चेहरा। मैंने बोला था आपकी पड़ोस की लाइट नहीं जल रही है। एक दिन मैं वो भजन सुन रहा था, है ना, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए। तो मुझे वो गाना याद आया जो आपको याद आ रहा है ना। वेरी गुड। मतलब पड़ोस की लाइट भी देखो आपके ऊपर कितना इफेक्ट डालती है। आइए प्रश्न की तरफ आइए। शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से सामाजिक एकरूपता आती है, सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सहायता मिलती है, या शिक्षा में विसंगतियां आती है, या इनमें से कोई नहीं? शिक्षा में आरक्षण होना चाहिए, इससे सामाजिक एकरूपता भी आएगी, और शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के साथ हम नहीं, सामाजिक रूप से एकता आएगी। एक रूपता इसलिए आएगी, कोई वास्तव में पिछड़ा हुआ है और उसको एजुकेशन की नीड है, तो प्रॉपर एजुकेशन के लिए जरूरी है
कि आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण का आधार वर्तमान में गलत चुन रखा है, मतलब वर्तमान में जाति आधार पर जो आरक्षण है ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए। ये लेकिन हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है ये जानकारी, इस कारण से हमारे संविधान में नहीं लिखे का होने के कारण सरकार नहीं कर पा रही है। हाँ, तो इसका जवाब क्या हो गया? सामाजिक एकरूपता आती है हर प्रकार से। आइए अगला एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप क्या लेंगे? सक्रिय भाग लेंगे। पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसमें क्या करेंगे आप लोग? सक्रिय रूप से भाग लेंगे। बिना सोचे समझे नीचे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जवाब अभिभावकों को ये वो स्कूल गलती है ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आइए अगला प्रश्न। छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। अब आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण देना है, तो नकारात्मक में छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते, करते हैं भाई साहब वो तो, इसका मतलब यही हो गया। छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, करते हैं। छात्र कक्षा में रुचि नहीं लेते, लेते हैं। छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते, मचाते हैं सारा काम। लेकिन अनुशासनहीनता, अनुशासन का काम नहीं और अनुशासनहीनता और नहीं और जुड़ गया, इसलिए इसका जवाब क्या हो गया? बोलो समझ में आया कि नहीं है? नहीं आया तो दोबारा देख लेना इस वीडियो को, दोबारा इस प्रश्न को पढ़ लेना, बाद में समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि बाद में समझ में आता है। कवि सम्मेलन के दौरान कवि बोलते रहते नहीं है क्या कि या तो अभी ताली बजा दो, जैसा मैं कहूं वैसा वैसा कर लो, नहीं आगामी आने वाली पीढ़ियों के अंदर आप क्या बनोगे? ताली बजाने वाले। तो उस समय समझ में नहीं आता, ताली बजा लेते हैं, फिर बाद में समझ में आया कि उसने क्या बोल दिया कि ताली बजाते फिरोगे भविष्य में जब आपका पुनर्जन्म होगा तब, मतलब समझ गए आप। हाँ, तो किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए कोई दबाव डाला जाए तो आप क्या करोगे भाई? आते हैं ऐसे केसेस भी आते हैं कि जैसे किसी को 8वीं पास करना हो, किसी को 6ठी पास करना हो, किसी को 9th पास करना हो, किसी को 5वीं पास करना हो। वर्तमान में तो सरकार भी ये चाहती है कि फेल ही मत करो, सबको चलने दो आगे, सब सुधर जाएंगे। तो आप भी क्या करोगे? परिस्थिति वस्तु छात्र को क्या कर दो भाई, पास कर दो बेटा, ले हो जा रहा भाई आपकी तरफ से पास, पास की मार्कशीट दे दो, ले बेटा पास। और डिवीजन और लिख दो, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है ना, कोई सा भी डिवीजन दे करके और ये इतनी प्रतिशत दे करके पास दे दो। दबाव आए तो छोटे बालकों के लिए चलने दो, क्योंकि सरकार भी वर्तमान में यही चाह रही है, शिक्षा नीति भी हमारी यही कहती है वर्तमान समय में कि किसी भी बालक को किसी भी परिस्थिति में फेल मत करो, पास करो उसको। यदि कमजोर है तो उसकी कमजोरी को दूर करो, ये नहीं कि उसका टांग पकड़ करके और उसको रोक लो और पढ़ाई छोड़ दे, घर चला जाए और जाकर फैक्ट्री ज्वाइन कर ले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप भी ऐसा नहीं करेंगे मुझे उम्मीद है। एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? असामाजिक व्यवहार, गलत व्यवहार, सीधी सीधी बात करें तो दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वे उनका साथ नहीं दें या साथ नहीं रहे, या विद्यार्थियों से विद्यार्थी से समस्या पर विचार करें, या उसको परामर्शदाता के पास भेजें, या उसके परिवार के सदस्यों से बात करें। क्या आप ऐसे हो कि परिवार के सदस्यों के पास भेजोगे? आप तो टीचर हो, आप खुद सोल्व करोगे मैटर को, आप सोल्व करता हो और दूसरे के पास भेज रहे हो, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो आप स्वयं सोल्व करो, उसको अपने पास बुलाओ, बुला करके पूछो भाई मामला क्या है, मेरे साथ में क्यों ऐसा। जैसे काफी टीचर है ना सिर से गंजे होते हैं, मतलब तो कई बार छोटे टाबर क्या बोल देते हैं, वही टकला, तो वो असामाजिक व्यवहार हो गया। तो असामाजिक व्यवहार क्या बोला उसको, वही टकला, तो असामाजिक व्यवहार हो गया। तो उसके लिए उसको ऐसे थोड़ी करोगे कि दूसरे टाबरों से कह दो कि इसे बातचीत करना बंद कर दो, नहीं। या कोई उसका बॉडी एडवाइजर है उसके पास भेजोगे, नहीं। या उसके घर वालों को बुलाकर कहोगे साहब ये आपका टाबर है मुझे टकला टकला कहता है, सारी बातें गलत। तो क्या करोगे, उसको बुलाओगे और बुला करके कहोगे बेटा बाल नहीं होने पर गंजा होता है, टकला नहीं होता है, समझ गए क्या? और अभी भी नहीं समझ में आया तो आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आएगी। छोटे टाबर आपको पता नहीं किस किस निकनेम से पुकारेंगे। हाँ, जानते हो, आपने पुकारा होगा अपने अध्यापकों को। तो बाकी आपकी पोल खोलने के लिए मैं क्लास नहीं ले रहा, बाकी आप सब समझदार हैं। आइए अगला प्रश्न हमारे बीच में है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत हम किस बालक को लेते हैं? पिछड़े बालक को, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, पिछड़े हुए बालक को लेते हैं भैया।
विशिष्ट बालक का मतलब कौन? पिछड़ा हुआ बालक। इस प्रश्न का दोबारा जवाब दे रहा हूं। विशिष्ट बालक इसको कहेंगे, पिछड़े हुए बालक को कहेंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। आप अपने दैनिक जीवन के महत्व देते हैं, आप अपने दैनिक जीवन में किस चीज को ज्यादा महत्व देंगे? अपनी समस्याओं को सुलझाने को, दैनिक व नैतिक आदर्श व नैतिकता की रक्षा को, या अपने प्रियजनों की रक्षा करने को? अपनों में थोड़ी खोए रहोगे या दूसरों की समस्या? नहीं भैया, आदर्श और नैतिकता की रक्षा हो जाए ना, उसको दैनिक जीवन में सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। आइडल परफॉर्मेंस होनी चाहिए आपकी। आप क्या हो? शिक्षक हो, और शिक्षक होने के नाते आपका आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए। नैतिक जो ड्यूटी बनती है, जैसे दूसरों की समस्या सुनना, दूसरों का सहयोग करना, ये तो नैतिक ड्यूटी बनती है आपकी, नैतिकता है आपकी ये तो सब कुछ बी में आ गया, इसका मतलब जवाब बी। और प्रश्न के आगे यदि आप लिखना चाहो तो ये लिख लो जो बचपन में आप लिखा करते थे कॉपी में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र उपस्थित नहीं होते, प्रधानाचार्य हो आप तो क्या करोगे? छात्रों को प्रार्थना का महत्व समझाओगे या प्रार्थना स्थल पर मनोरंजन कार्यक्रम करोगे? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और फिर डांस वांस करवा लो वहां पर। या सभी साथियों से इस समय समस्या का गौर करने के लिए कहोगे? सभी टीचर्स को कहोगे कि मैं एचएम हूँ, आप ऐसे नहीं करते, बच्चों को सबको प्रेजेंट करो आप? या प्रार्थना स्थल पर छात्रों की उपस्थिति कराएंगे? हैं, क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, उनको समझाओ ताबरों प्रार्थना क्यों जरूरी है, उनकी इस प्रार्थना की उपयोगिता समझाओ। ध्यान कंसंट्रेट होता है, पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है, जो पढ़ते हैं वो याद होता है, और हमारा मन और मस्तिष्क, हमारा चित्त शांत हो जाता है। वरना आप खेल के आए हो, घर से दौड़ के आए हो, घर पर आप लड़ाई करके आए हो, और वहां प्रार्थना करने के बाद में घर की बातें ऑफ, अब वहां पढ़ाई पढ़ाई की बात करेंगे। इसलिए बालकों, आप शिक्षक और शिक्षक होने के नाते आप क्या करने वाले हो? शिक्षक होने के नाते आप छात्रों को प्रार्थना स्थल पर उस प्रार्थना का महत्व समझाओगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 94 का सही जवाब क्या हो गया हमारा? बिल्कुल ए। और अब हमारा अगला प्रश्न आ चुका है 95वां, और प्रश्न का देखिए समझिए। शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए। नया नया ज्ञान आपके डिक्शनरी में जुड़ता रहना चाहिए। तो क्या करने वाले हो? देखो, छात्र कक्षा में शांत रह सके, वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके, या छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा माने, या अध्यापक का ज्ञान बढ़ सके। दोबारा सुनिए, शिक्षक को अपने विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए। जिससे क्या होगा? आपकी टीचिंग स्किल प्रभावी होगी, और टीचिंग स्किल प्रभावी होगी, क्लास को साइलेंट करने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही साइलेंट रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, नहीं आया तो दोबारा देख लेना वीडियो को। आइए अगला प्रश्न। किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? पहला, कक्षा से सबसे तेज छात्र के साथ तुलना कर दो, या कक्षा के सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके, या उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ तुलना कर लो कि पिछली साल तो आप फर्स्ट डिवीजन आए थे, इस बार सेकंड डिवीजन क्यों आए? बिल्कुल सही बात है, सारे ऑप्शन सही है, इसका मतलब डी आंसर इसका। आपके जवाब नहीं देख पा रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि क्या गुरुजी हमारे जवाबों की तरफ, लेकिन कोई बात नहीं, टावरों पढ़ाई में ध्यान दे लो, और आप है ना चाय की तड़ी पर बैठ करके बातें मत किया करो, है ना, पढ़ाई में लगे रहा करो, है ना। ये सीसीटीवी कैमरा पता नहीं क्या क्या लगे रहते हो ना आप, पढ़ाई में ध्यान दो, कुछ नहीं रखा है। आइए अगला प्रश्न। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों का फीडबैक प्राप्त हो जाता है। आकलन करने से, बिल्कुल सही कहा, यह केवल एक वर्ष में एक बार एक दो बार होना चाहिए, एक बार हो, या विद्यार्थी की उपलब्धि का अंतर, ये बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी भय और तनाव नहीं, विद्यार्थियों और शिक्षकों का फीडबैक प्राप्त होता है, आकलन करते रहना चाहिए।
आंसर ए 97। मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को और शेयर कर दो। आपके जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, आपका फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, सब जगह चेप दो। हाँ, और लाइक वाइक नहीं किया तो ईमानदारी से लाइक करके सोना, वरना रात को बहुत बुरा स्वप्न आएगा और उठ करके फिर नेट चला करके आप फिर लाइक करोगे, तो उससे अच्छा है लाइक करके सोना। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। काफी टाबर डिसलाइक भी कर लेते हैं, फिर उनको रात को याद आता है आज मैंने जो पढ़ाया गुरुजी ने बहुत अच्छा पढ़ाया, इस चैनल से हमें बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, लेकिन डिसलाइक कर दिया तो पुनः उठ करके और लाइक करता है फिर डिसलाइक। क्योंकि हमारा मानवीय स्वभाव है कि हम गलत काम नहीं कर सकते, गलत काम हमारे जहन में नहीं मतलब एक्सेप्ट नहीं हो सकता, स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए आप फिर उसको लाइक करोगे। इससे अच्छा पहले लाइक कर दो। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान केवल बुद्धि परीक्षण के आधार पर, उपलब्धि परीक्षण के आधार, अभिरुचि परीक्षण के आधार पर उपयोग नहीं। प्रतिभाशाली बालकों की परीक्षण का वर्तमान में आधार है बुद्धि परीक्षण। हाँ, बहुत सारे बुद्धि के परीक्षण के प्रकार पढ़ाएंगे और हमारे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षण के आयाम बताएं, वो आपको शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में पढ़ाया जाएगा। आइए अभी तो यहाँ पर शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि का आधार, प्रोजेक्ट विधि कक्षा की व्यवस्था ठीक रखने का सिद्धांत है, या विद्यार्थियों की प्रतिभा का मूल्यांकन का सिद्धांत है, करके सीखने का है, विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत नहीं, कक्षा की व्यवस्था ठीक रखने का सिद्धांत है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड आपको पढ़ाया जाएगा। किल पैट्रिक महोदय प्रोजेक्ट विधि के कर्णाधार माने जाते हैं। हाँ, तो लीजिए साहब आज का ये अंतिम प्रश्न, और प्रश्न देखो कितना धांसू है। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, छात्रों को श्रमजीवी लोगों का उदाहरण देना चाहिए, या छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, श्रम के महत्व पर भाषण देना चाहिए। और प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर, इसका जवाब आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दें, क्योंकि अब से पहले भी मैं आपको अंतिम प्रश्न का जवाब मैं नहीं देता आया हूं, आप स्वयं ही देते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद में नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इसका जवाब देंगे। उम्मीद है आप सकुशल अपने परिवार के साथ में हैं और सकुशल बने रहें। दुआ है, प्रार्थना है आप लोगों से कि घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, और इस चैनल पर नए हैं तो स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और औरों तक पहुंचाएं। आपका पेट दर्द समाप्त हो। धन्यवाद, जानकारी समाप्त हुई।